श्री राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल मीना आप सभी को पिछले वीडियो में पाठ 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन करवा रहा था, जिसमें मैंने पिछला टॉपिक आपको पिछले वीडियो में ये छोड़ा था गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। उसी टॉपिक्स में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज। यानी आपको सभी विद्यार्थियों को गुप्तकालीन समाज के बारे में समझना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस समाज के अंतर्गत जो परंपरागत रूप से क्या व्यवस्था थी, इसी के बारे में आपको समझा रहा हूं। ध्यान दें, समाज में परंपरागत रूप से जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। अर्थात 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में ये बटा हुआ था, जिसमें सबसे पहले आप ध्यान दें, ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों का जो स्थान था वो सर्वोच्च माना जाता था, और इनके जो मुख्य कार्य थे वो थे अध्ययन करवाना, अध्यापन, यज्ञ और दान। यानी 4 मुख्य कार्य थे ब्राह्मणों के, जिसमें पहला आया अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना और दान करना। ये 4 बातें ब्राह्मणों के मुख्य कार्य में गिनी जाती थी। इसी प्रकार नंबर 2 क्षत्रिय। ध्यान दें, इधर नंबर 2 है क्षत्रिय। अर्थात क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य क्या था, ये आपसे इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो 4 भागों में वर्णों को विभाजित किया गया है, ये चारों के आपसे कार्य या कर्तव्य पूछे जा सकते हैं। यानी ब्राह्मणों के मुख्य कार्य क्या थे, क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था, वैश्य का मुख्य कार्य क्या था, शूद्र का मुख्य कार्य क्या था। तो मैं टॉपिक नंबर 2 क्षत्रिय का मुख्य कार्य राष्ट्र की रक्षा करना था। क्या कार्य था? राष्ट्र की रक्षा करना। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक चला जाता है वैश्य। इनका मुख्य कार्य व्यापार और वाणिज्य का था। इस प्रकार शूद्र चौथा टॉपिक, इनका मुख्य कार्य क्या था? ये सेवा प्रदाता कहलाते थे। अर्थात ये उच्च जाति के लोगों की सेवा का कार्य करते थे। इसी प्रकार आगे देखिए आप, जो वर्ण थे उन वर्णों का आधार गुण में कर्म में होकर, वर्णों का मुख्य आधार गुण व कर्म में होकर जन्म ही था। अर्थात जन्म के आधार पर ही उनके वर्णों का आधार माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदू परिवार के अंतर्गत जन्म लिया है, किसी बच्चे ने मुस्लिम परिवारों के अंतर्गत जन्म लिया है, किसी बच्चे ने ईसाई परिवार के अंतर्गत जन्म लिया, तो उनका जो कर्म था, उनका जो आधार था वो गुण व कर्म ने होकर, यानी उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर उनको जो है स्थान प्राप्त नहीं होता था। वो समाज में धर्म के अनुसार ही वो ढलते थे। यानी जन्म ही उनका आधार था, सबसे पहली बात। इसी के आगे इस समाज के अंतर्गत स्त्रियों का जो स्थान था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। इस काल में स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा गुप्तकालीन समाज में नहीं थी। हाँ, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, जिसमें से एक स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। आपको ध्यान होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि स्त्रियों का कितना महत्व है। तो मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से सुने। भगवान राम ने जब अश्वमेध किया था, तो अश्वमेध करते समय उनके गुरु ने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ में पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य होता है। तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि सीता जी वन में थी, जिनको
कुछ लोगों के कहने पर भगवान राम ने त्याग दिया था। उन्होंने अपने कर्तव्य का बोझ को ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्य से निकाल दिया गया ताकि लोग उनकी जो है चर्चा निंदनीय तरीके से नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में जब सीता जी जंगल में थी और तो उनके स्थान पर उन्होंने एक मूर्ति बना करके और फिर अपने पास में रख करके फिर अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्नी का पति के साथ विभिन्न धार्मिक कर्म कांडों के अंतर्गत विभिन्न जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनमें पुरुष का पत्नी के साथ कितना होना अनिवार्य बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाया जाता है कि स्त्री का इस समाज में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। इसी प्रकार आगे आप ध्यान दीजिए, स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। और दूसरा उदाहरण आपके सामने आ सकता है कि स्त्री को पुरुष की मृत्यु के बाद भी प्रथम स्थान दिया गया है। कैसे? ध्यान दें, पुत्र के अभाव में यदि मान लीजिए किसी दाम्पत्य जीवन में किसी के बेटा नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुरुष की मृत्यु होने के बाद उसकी समस्त संपत्ति पर पत्नी का अधिकार माना जाता है। अभी अभी हमने गुप्तकालीन समाज के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम के आगे बढ़ते हुए वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्धन वंश का दूसरा नाम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों कहा जाता है पुष्यभूति? क्योंकि पुष्यभूति ने ही वर्धन वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का प्रारंभ कब हुआ था? सबसे पहले इसी क्रम में समझना है। इस वंश का प्रारंभ छठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से ही हुआ था। समझाया कि इसको पुष्यभूति वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश का प्रारंभ छठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से ही हुआ था। अब आपको यहाँ एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन बना करके भी पूछा जा सकता है आपसे कि वर्धन वंश की शुरुआत किसने की, कब की और कहाँ की? ये 3 चीजों को ध्यान देना आपको। वर्धन वंश का प्रारंभ पुष्यभूति ने किया था, छठी शताब्दी ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? दिल्ली के निकट थानेश्वर में। ये 3 बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। इस वंश के बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ। इस वंश के 3 प्रमुख और प्रभावशाली राजा हुए थे, जिसमें पहला राजा है प्रभाकर वर्धन, दूसरा राजा राज्यवर्धन, तीसरा राजा हर्षवर्धन। इस प्रकार इस वंश के 3 प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा हुए, जिनमें पहला प्रभाकर वर्धन, दूसरा राज्यवर्धन और तीसरा हर्षवर्धन। आपको ये यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि प्रभाकर वर्धन जो है कई शासन के समय कई युद्धों में और विवादों में उलझकर रह गए थे। इनका वध करने के बाद राज्यवर्धन राजा बने और राज्यवर्धन के राजा बनने के बाद राज्यवर्धन का गौड़ यानी बंगाल के राजा शशांक ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? राज्यवर्धन की। इसके बाद अगला जो राजा बना था वो बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे अधिक शासन करने वाला राजा माना जाता था। इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। वह निसंतान था। वह कौन? हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन की कोई पुत्र नहीं था। तो आपको याद देना वह निसंतान था। अतः इनकी मृत्यु जब हुई तो इनके वंश का भी अंत हो गया था। परंतु अब आपको यहाँ पर इनके बारे में हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है। जिस समय हर्षवर्धन राजा बना और सिंहासन पर बैठा
उस समय राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण मानी जाती थी। अर्थात उस समय राज्य की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था उस समय राज्य। तो उस समय ही आपको यह ध्यान देना, उसी समय ही गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राज्यवर्धन का वध कर दिया था। और हर्षवर्धन ने ये प्रण लिया था कि मैं मेरे बड़े भाई का जो वध करने वाला है उससे बदला लूंगा। और इसी क्रम में उन्होंने आगे बढ़ते हुए उनके, आप ध्यान दें, उन्होंने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, राज्यवर्धन की जब शशांक नाम के राजा ने वध कर दिया था, तब उसी समय उनके वध होने की वजह से डर करके उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम था राजश्री, वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए डर करके किसी अज्ञात स्थान पर चली गई, जिससे वो अपने आप को बचा सके। इस क्रम में जब हर्षवर्धन जब राजा बना, तो उसने राजा बनने के बाद में सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढने का कार्य किया था। और उसके बाद शशांक नाम का जो राजा था उसका विरोध किया। इस प्रकार इस साम्राज्य को धीरे धीरे हर्ष ने फैलाया था। और फैलाने के बाद में ये बौद्ध उपासक थे और उसी की तरफ इनका झुकाव हो गया था। ये हर 5वें साल दान करते थे, जिसका वर्णन चीनी यात्री हाइयान ने अपने विवरण में भी किया है। और इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कौन से स्थान पे थी? कन्नौज में थी। यानी हर्षवर्धन के राज्य की जो राजधानी थी ये कन्नौज में थी, जो कि एक विशाल क्षेत्र की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये वर्धन वंश की जानकारी पूरी मैंने आपको देते हुए, इसमें सबसे पहला आपको ध्यान देना है, वो देना है हर्षवर्धन की उपलब्धियां, यानी हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था, किस प्रकार किया था, किस प्रकार उन्होंने अपने बहन को ढूंढा, किस प्रकार उन्होंने राजा शशांक से विरोध किया था और किस प्रकार उनको दबाने का प्रयास किया। और इस प्रकार इसके बाद जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद ही इस वर्धन वंश का अंत हो गया। अगला वंश है पाल वंश। पाल वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में भोपाल से माना जाता है। एक नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है, आप इस प्रश्न को नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, वैसे याद रखना चाहे वैसे याद रह जाता है कि पाल वंश का उद्भव कब और किससे माना जाता है। आंसर आ जाता है, पाल वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में भोपाल से माना जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने रख दिया जाता है कि पाल वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे। तो पाल वंश के प्रमुख राजाओं में धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। इसके बाद में जो अंतिम जो राजा था वो महिपाल प्रथम जो था, वो जब शासन कर रहा था तो उसी समय चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया था। इसलिए इन्हें गंगा विजेता के नाम से भी जाना जाता है और गंगकौंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 1023 में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया था। इस प्रकार 12वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी शुरुआत का वही आपको ध्यान देना 750 और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति जो है गुर्जर प्रतिहार वंशों के संघर्ष के कारण क्षीण होने लगी। और पाल वंशी राजा किस धर्म को मानते थे? तो पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। इस काल में ही शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी। ये राजा कला
तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने पाल वंश के राजाओं ने उन्होंने धीमान तथा बिटवाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण प्रदान किया था। इस युग के अनेक जलाशय आज भी दीनापुर के जिलों में अभी भी बचे हुए हैं, जो इस वंश के जलाशयों का प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको इस वंश के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो आपके सामने रखी। यदि आप सभी विद्यार्थियों को ये आज का हमारा वीडियो देखते समय, पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आपको इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते चलें। धन्यवाद।